आज का मुद्दा है ELP। क्या है मुन्नी? हाँ, ELP आज हमें है ना कवर करना है ना, राइट। रिवाइज करते हैं बहुत ध्यान से, उम्मीद है आपने कुछ तो पढ़ रखा होगा। और एग्जाम पास है तो सर कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। सर बहुत कुछ पढ़ रखा है तो बस ये ध्यान रखो एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसका एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना है। तो सर अगर LLP बताएं तो बताओ मैं LLP क्या होता है, बता सकते तुम में से कोई बालक LLP क्या होता है सर? बोलो सर। LLP है दो जनों का गठबंधन। किसका सर? कौन है वो दो लोग जिनका गठबंधन LLP के द्वारा किया गया? सर वो दो लोग हैं कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। यानी कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के गठबंधन से LLP बना, यानी कि कंपनी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। तो कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटीज को घटाया गया और लिमिटेड लायबिलिटी का मजा लिया गया। पार्टनरशिप कौन है भैया? पार्टनरशिप में है अनलिमिटेड लायबिलिटी, पर क्या है फायदा? क्या है? लेस फॉर्मेलिटीज। ठीक है, इन दोनों को जोड़ किया गया। तो कंपनी हो गई उसकी है ना मम्मी, और टीपा हो गया पापा, है ना। ठीक है, राइट। तो पापा मम्मी ने मिल गए, फिर बालक को जन्म दिया 2008 में। इस बालक का नाम क्या रखा गया? ELP एक्ट। ELP एक्ट। तो LLP एक्ट ने बोला कि भैया हम पहले तो 4 शेड्यूल बनाएंगे, है ना, और 81 सेक्शन 4 शेड्यूल। 81 सेक्शन 4 शेड्यूल की अगर बात करें तो सर घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। हमारे एग्जाम में शेड्यूल क्या कहते हैं नहीं है, क्योंकि ये आप आगे वाले लेवल पे पढ़ेंगे। लेकिन ये बता दिया कि होता क्या है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल कहता है कि अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो जैसे 1932 में टीपा में, है ना, लॉ में देखते थे, ऐसी LLP के शेड्यूल 1 में देख लेना अगर आपको कोई भी बात एग्रीमेंट में नहीं लिखी हो तो। बात समझ में आ गई? राइट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फर्स्ट शेड्यूल में लिखा मिलेगा। सेकंड शेड्यूल कहता है शाहरुख खान बनना है ना, ऐसे शाहरुख खान बनना है सर। सेकंड शेड्यूल पहले ऐसे कहता है कि अगर आपको किसी पुराने टीपा को LP बदलना है, शेड्यूल 2। फिर प्राइवेट कंपनी को LP बदलना है, शेड्यूल 3। और अनलिस्टेड कंपनी को LP बदलना है तो शेड्यूल 4। लिस्टेड कंपनी कभी भी LP में नहीं बदली जा सकती। तो फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। याद आ गई बात? ठीक है भैया? हाँ सर याद आ गई बात। अब अगर हम सेक्शन की बात करें, है ना, अगर हम सेक्शंस की बात करें तो बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या ELP को सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया? बोलो माना गया। LLP को सेपरेट लीगल एंटिटी मानेंगे तभी तो उसकी लिमिटेड लायबिलिटी करेंगे। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड, एग्जाम में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं लिखना, एग्जाम में बॉडी कॉर्पोरेट ही लिखना है। एक ऐसी बॉडी जो कॉर्पोरेट के द्वारा फॉर्म हुई हो। ठीक है, कोई LLP इंडिया में बनी हो, कोई LLP इंडिया के बाहर बनी हो, कोई LLP आउटसाइड, कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया बनी, तो हम इसी को क्या बोलते हैं सर? बॉडी कॉर्पोरेट। तो लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होगी, यानी कि कौन लिमिटेड लायबिलिटी का मजा नहीं ले पाएगा? सोल प्रोप्राइटर और कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। ठीक है, राइट। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो नोटिफाई कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में तो वो बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। बिजनेस की डेफिनेशन, है ना, मैंने जो तुम्हें नए नोट्स में दी है वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें एक चीज और ऐड कर दी है जो मैंने न्यू नोट्स में दी है ना। तो न्यू नोट्स को जब हम कवर करेंगे तो वहां पे हम बिजनेस की डेफिनेशन को, है ना, ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें डीपी कहां मिलेगा? सेक्शन 7 को अभी हम पढ़ने वाले हैं। एंटिटी का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो शुरू होगा पूरे साल में कहीं भी 31 मार्च जो आने वाला उस पर खत्म नहीं होगा, उसके अगले उसमें खत्म होगा। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रखा है कि अगर अक्टूबर 2017 को कंपनी बनी है तो 31 मार्च 2018 को नहीं, 31 मार्च 2019 को क्या होता है? खत्म होता है। याद है कि बात? फॉरेन LLP बिल्कुल फॉरेन कंपनी की तरह जो इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड होती है आउटसाइड इंडिया। ये LLP मींस जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है। बात समझ में आ गई ना? राइट। टीपा में हम करते थे पार्टनरशिप डीड, यहां LLP में करते हैं LLP एग्रीमेंट। क्या करते हैं सर? LLP एग्रीमेंट, राइट। तो वहां डीड नाम देते हैं, यहां पे एग्रीमेंट नाम देते हैं। और कंपनी में मेमोरेंडम और आर्टिकल नाम देते हैं। कंपनी में मेमोरेंडम और आर्टिकल नाम देते हैं। ठीक है, अब मजेदार बात, जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राइट। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा कौन? सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 7, है ना। तीनों की जोड़ी भाई, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सबसे पहले सेक्शन 5 ने क्या बोला? सेक्शन 5 ने बोला कौन
कौन दिशा में लेके चला है परदेशिया, है ना। कौन पार्टनर बन सकता है, कौन। तो सेक्शन 5 ने बोला सिर्फ इंडिविजुअल ही पार्टनर बनेगा, इंडिविजुअल, समझिए ना, यानी सांस लेने वाले व्यक्ति ही पार्टनर बन सकते हैं, राइट। फिर लोगों ने बोला यानी कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो पार्टनरशिप नहीं बन सकती, तो भैया जज साहब ने बोला अरे बेटा वो ही बन सकती है, यानी बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या बनेगी सर, पार्टनरशिप बन सकती है। अब बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आ सकता है सर, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन एलएलपी हो, चाहे वो इंडियन एलएलपी हो, है ना, सबके सब क्या हो सकते हैं सर, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकते हैं, सबके सब बॉडी कॉर्पोरेट बन सकते हैं। बोलो भैया, ए मुन्नी, बात समझ में आ गई ना, राइट। तो ये बात किसने बोल दी हमें, ये बात बोल दी हमें सेक्शन 5 ने। सेक्शन 6 से फिर हमने पूछा, है ना, राइट, कि भाई कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम, कितने मिनिमम और कितने मैक्सिमम। तो सेक्शन 6 ने मतलब बोला, क्या बोला, मिनिमम कितने होते हैं, नलायको चांटे बजा दूं तुम्हारे में, मिनिमम पार्टनर 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। बात समझ में आ गई। तो भैया गलती मत कर देना, है कि नहीं बात। पार्टनरशिप फर्म क्या किसी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है। फिर भैया फिर आया सेक्शन 7। सेक्शन 7 ने बताया डीपी कौन, सेक्शन 5 ने बताया क्या, पार्टनर कौन, है ना। सेक्शन 7 ने क्या बताया, डीपी कौन। तो सेक्शन 7 ने बोला कि कितने डीपी बनाने अनिवार्य हैं, 2 डीपी बनाने अनिवार्य हैं, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट, और जो दूसरा होगा वो कौन होगा, मे बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, रेजिडेंट हो भी सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, ठीक है मुन्नी, बात समझ में आ गई, राइट। अब इसका एक छोटू क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना। केस 1, मान लो एक पार्टनर है एलईएलपी, पार्टनर 2 है ओपीसी, है ना, और पार्टनर 3 है फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। अब बताओ डीपी कौन बनेगा, डीपी क्या ये पार्टनर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि एक बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है। अब आया डीपी कौन बनेगा बताओ, तो बहुत सिंपल सी बात है, इनमें से कोई भी इंडिविजुअल नहीं है। अगर इनमें से कोई भी इंडिविजुअल नहीं है तो इसका नॉमिनी, या इसका नॉमिनी या इसका नॉमिनी, इन तीनों का कोई भी 2 नॉमिनी क्या बन जाएंगे, एलिजिबल फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। डीपी के लिए क्या होंगे सर वो, है ना, एलिजिबल हो जाएंगे। बोलो, तो ये 3 तिगड़ी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमें इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। बोलो भैया, नोट कर लिया, राइट। अगर मैं यहां पे P1 पे अब मैं क्या कर दूं, अब मैं यहां पे P3 में मान लो यहां पे लिख दूं गुड्डू रंगीला, गुड्डू लिख दूं, तो 2 पार्टनर कौन बनेंगे, एक गुड्डू को ले लो और एक इनका कोई भी नॉमिनी, और दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए सर, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है मुन्नी। सर तो अच्छी बात है सर, ये तो हमें पहले भी याद हो चुका था, रिवीजन में भी याद होगी बात, ये लिखी बात मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। डीपी, ठीक है, डीपी के बारे में सेक्शन 7 में मैंने तुम्हें बता दिया, जो मैंने एग्जांपल बताया ये वही एग्जांपल लिखे, ठीक है ना, राइट। 2 इंडिविजुअल डीपी बनने चाहिए, अगर वो नहीं, 2 इंडिविजुअल कौन से लेने, नॉमिनी भी ले सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के। सर करेक्टर बच्चों वाले सर, यानी कि एलएलपी ने बालक के अंदर गुण डालेंगे, किसके, मम्मी और पापा के। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, किससे पूछा ये, कंपनीज एक्ट से। परपेचुअल सक्सेशन किसने बताया, सेपरेटली एंटिटी किसने बताया, म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप ने बताया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां एक पार्टनर दूसरे के म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है ना, राइट। इंडिविजुअल पार्टनर शीडेड फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी क्रेडिट अनदर पार्टनर रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन, है ना, यानी एक जो पार्टनर होगा वो क्या नहीं होगा, बोलो वो क्या नहीं होगा, वो दूसरे पार्टनर के गलत कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, लेकिन टीपा में एलएलपी म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, एक पार्टनर दूसरे के म्यूचुअल एजेंट नहीं होते। लेकिन कौन म्यूचुअल एजेंट होते हैं, कौन होते हैं,
फर्म जिम्मेदार होती है एलएलपी के लिए, है ना, पार्टनर नहीं होती है। लिखिए बात, ऑल पार्टनर विल बी द एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन, नो पार्टनर बाइंड द अदर पार्टनर। याद रखेंगे बात, ये इंपॉर्टेंट है। नो वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर्स के लिए नहीं होती, म्यूचुअल एजेंसी किसके लिए होती है? एजेंट ऑफ एलएलपी। यानी हर एक पार्टनर एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं, लेकिन एलएलपी में जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है, लेकिन दूसरे पार्टनर का नहीं होता। किसका होता है? एलएलपी का होता है। एलएलपी एग्रीमेंट, ये किससे लिया सर? टीपा से। वहां डीड बोलते हैं, यहां एग्रीमेंट बोलते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन किससे लिया? कंपनीज एक्ट से। कॉमन सील किससे लिया? कंपनीज एक्ट से, है ना। लिमिटेड लायबिलिटी किससे लिया? कंपनीज एक्ट से, राइट। मैनेजमेंट कौन देखता है? कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर देखते हैं, यहां पे कंपनी एक्ट की डायरेक्टर की जगह कौन देखता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर कंपनीज एक्ट से, ठीक है। 2 और अनलिमिटेड सिर्फ किसके लिए होगा? प्रॉफिट ओनली। यानी कि एलएलपी किसके लिए नहीं बनाई जा सकती? एनपीओ के लिए एलएलपी नहीं बनाई जा सकती, एनपीओ के लिए एलएलपी नहीं बनाई जा सकती। इन्वेस्टिगेशन, कोई चोरी चकारी बेईमानी पकड़ी गई तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा मुन्नी? कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है ना, राइट। अमलगमेशन किया जा सकता है शेड्यूल्स के हिसाब से। एलएलपी को कन्वर्ट कर सकते हैं आप शेड्यूल 2, 3 और 4 के हिसाब से। जितने भी डॉक्यूमेंट है वो कैसे जाएंगे सर? इलेक्ट्रॉनिकली जाएंगे। और फॉरेन एलएलपी भी इंडिया की एलएलपी की पार्टनर बनी जा सकती है। उधर जाके पढ़ो, उधर जाके। डिस्टर्ब मत करो फिर, ठीक है। बात समझ में आ गई? वैसे तो एग्जाम में आना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आएगा। तो 16 में से कोई भी 7-8 याद कर लेंगे, है ना। लीस्ट चांस है एग्जाम में आने के मेरे हिसाब से। कुछ और पूछ ले तो हम पहले भी टीप और उसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगला पड़ाव आता है सर। अगला पड़ाव किससे शुरू होता है सर? हमारा सेक्शन 11 से। तो अगली जो सीरीज हमें पढ़नी होती है वो सीरीज पढ़नी होती है हमें सेक्शन 11 से कहां तक? 17 तक। याद आया? क्लास में कुछ ऐसी मैंने तुम्हें डायग्राम भी बनवा रखा है ना, 11 से 17। 11 से 17 बात करता है। 17 को हालांकि हम अगली क्लास में कवर करेंगे, है ना, चेंज इन नेम, क्योंकि उसमें चेंजेस आए हैं, तो वो किस में कवर कर लेंगे हम? हाँ, ठीक है ना, राइट। क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो अगली क्लास में इंपॉर्टेंट वही टॉपिक कराऊंगा जो नए अमेंडमेंट आई है, जिसके मैंने तुम्हें कलर नोट्स दिए थे। तो जो कलर नोट्स दिए, नई अमेंडमेंट है, उसके चांसेस ज्यादा आने के, तो उनको अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तुम्हें रहेगा कि हाँ सर ये वाली चीजें हमें ढंग से रिवाइज हो गई। तो उसमें 17 भी कवर था, है ना, राइट। अब सर 17 भी था, डीपी भी था, राइट। तो वो दोनों हम अगली क्लास में कवर करेंगे। 7 और 17 दोनों अगली क्लास में कवर करेंगे। अब लेकिन जो जिसमें अमेंडमेंट नहीं है, पुराने सेक्शन है, वो ये कहता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बोलता है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। यानी कि जब हम एलएलपी को रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमें कौन कौन से क्या देने हैं सर? डॉक्यूमेंट देने हैं, ठीक है, राइट। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट तो कायदे में ये है ना। डॉक्यूमेंट क्या है आपके? जो नीचे दे रखे हैं, तो पहले वही पढ़ लेते हैं कि जब भी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होगा तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में मुझे क्या क्या देना है, ठीक है, राइट। हालांकि सबसेक्शन 2 है, लेकिन कायदे में ये सबसेक्शन 1 होना चाहिए था। चलो कोई बात है ना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फॉर्म, है ना, वैसे बनाना जैसा रजिस्ट्रार बताएगा। उसमें क्या खेलना है जो बचपन से खेलते हैं? नेम प्लेस एनिमल थिंग, नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलना है ना, राइट। डीपी का एड्रेस, डीपी का प्लेस, सारी चीजें बतानी है, ठीक है भैया, राइट। अगर कोई भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपने गलत दिया है, कितना पैसा तैयार रखना बाबू? अमेंडमेंट हुई थी, बताओ इसकी कितनी अमेंडमेंट है? चेक करो, इसमें चेंज हुआ या नहीं हुआ? है? सेम दे रखा है, चेक कर लेना, है ना, राइट। किसमें चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। अब इसे लेके कौन जाएगा? फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेट, अगर एलएलपी को बनाना है तो ये जितने भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, नेम प्लेस एनिमल थिंग लेने वाले हैं, ये कौन लेके जाएगा? तो जज साहब ने बोला 2 या 2 से ज्यादा लोग
जो लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं, तो वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपना नाम क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यानी बिल्कुल सेम बात जो हमने मेमोरेंडम में पढ़ी थी बात, है ना, राइट। 2 या 2 से ज्यादा लोग, मिनिमम 2 चाहिए ना, तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जो प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना चाहते हैं वो अपना नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखकर फीस लगा देंगे, यानी पैसा भर देंगे, और किसको दे देंगे, रजिस्ट्रार को दे देंगे। अब बात है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं सर, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो ये पढ़े, यानी कि पॉइंट नंबर 2 में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फीस के साथ 2 लोग जाके रजिस्ट्रार को दे देंगे, ठीक है ना। साथ में क्या देंगे, साथ में एक स्टेटमेंट देंगे कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट, ये जो भी डॉक्यूमेंट हमने लगाए हैं, ये जो भी डॉक्यूमेंट हमने लगाए हैं वो, है ना, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, जिससे हमने ये बनवाए हैं, ठीक है ना, उससे हम लिखवा लेंगे कि सारी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या कर दी गई है, पूरी कर दी गई है ना। बात समझ में आ गई, तो सारी चीजें पूरी कर दी गई हैं। बात हो गई बात। अब ये बताओ सेक्शन 11 में मैथ्स क्या दिया है, 2 जनों ने मिलकर सारा का सारा पर्चे पत्री सब दिया है और स्टेटमेंट भी लिख दी, सब कुछ ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट किसके पास चला गया, रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो काम करेगा वो करेगा सेक्शन 12 में। 11 में हमने किया, 12 में तुम करोगे, 11 में हम कर रहे हैं, 12 में तुम करोगे। तो 12 में रजिस्ट्रार क्या करेगा, 12 में रजिस्ट्रार रिटेन रख लेगा तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, और 14 दिन के अंदर तुम्हें क्या दे देगा, रजिस्टर करके सर्टिफिकेट दे देगा। सिंपल है कि नहीं है कि नहीं बात, राइट। बोलो, ठीक है। रजिस्ट्रार जो तुमने स्टेटमेंट दी है वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भी सारी चीजें क्या की गई हैं, पूरी की गई है ना, राइट। और जो सर्टिफिकेट देगा उस पर क्या लगेगी सर, कॉमन सील लगेगी, ठीक है। और सर्टिफिकेट ही तुम्हारा कंक्लूसिव एविडेंस होगा, यानी सर्टिफिकेट ही सब कुछ क्या होगा, पूरा कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि भैया ये क्या है। बोलो कि ये आप सर्टिफिकेट से तुम क्या बन गए हो, एलएलपी बन गए हो, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज इन। अब यहां पे किसका है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस। ये टॉपिक कहां से उठाया गया, कंपनीज एक्ट से। सेम कंपनी एक्ट का टॉपिक है भाई, सेम कंपनी एक्ट का टॉपिक है। अब बताओ, हर एक जैसे कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ता है, याद है ऑफिस क्लॉज, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट, लेन देन सब किससे होगा, ऑफिस पे ही। सेम डिट्टो वर्ड टू वर्ड ये लिखा है, बस कंपनी की जगह क्या लिख दिया, एलएलपी, बाकी सब मुटेटिस मुटेंडिस, याद आया ना, बाकी सब मुटेटिस मुटेंडिस। एलएलपी को क्या करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, जहां पे उस रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही सारे कम्युनिकेशन और नोटिस किए जाएंगे, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट तुम्हें भेजे जाएंगे बाय पोस्ट, वो कहां भेजे जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस को ही भेजे जाएंगे, चाहे वो एलएलपी को देने हो, चाहे वो पार्टनर को देने हो, चाहे वो डीपी को देने हो, कहां जाएंगे वो, रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही जाएंगे। अगर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो आप चाहे तो एलएलपी चेंज कर सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या कर सकता है भैया, कैसे दिमाग चला दिया भाई इन्होंने, क्या कर सकता है, छुट्टी होगी भाई, है ना, चेंज कर सकता है। अगर चेंज किया तो किसको बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। ये बंद कर देना, गेट बंद कर लो, ठीक है। और भैया इसमें बताओ, इसमें क्या कोई चेंज आया है, इसमें चेंज आया है, इस पेनल्टी में तो आया चेंज, 500 पर डे, यही तो आया सर मुन्नी। अरे अपडेट नहीं किया किताब में अभी तक, एग्जाम आ रहे हैं, अपडेट नहीं किया। हाँ 50 के है ना, विच एवर इज लेस। तो ये तो क्या ना, ध्यान रखना है, ये नई अमेंडमेंट आई है, एग्जाम में आ जाएंगी। रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट वही होता है जो कंपनी एक्ट में होता है ना। आप एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हो, कंपनी के ऊपर कोई केस कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने नाम से स्टैम्प कॉमर्शियल रख सकते हैं, और आप क्या कहलाए जाओगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाए जाओगे। डिट्टो मुटेटिस मुटेंडिस कंपनी एक्ट से लिखा है ना। नेम सेक्शन 15 क्या बोलता है, नेम क्लॉज, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम है जो कंपनी एक्ट का नेम क्लॉज है, ठीक है ना।
अपने नाम के आगे वहां लिमिटेड वर्ड लगाना है, यहां अपने नाम के आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, शॉर्ट में एलएलपी लगाना है, ठीक है ना। आपका नाम याद आ गया, अनडिजाइल कट्टा लिमिटेड, सट्टा लिमिटेड, है ना, बारूद लिमिटेड, ठीक है। ऐसे नाम आप नहीं रख सकते। लोगो भी आप किसी से मिलता जुलता नहीं रख सकते। याद है बच्चे का नाम, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, है कि नहीं बात, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों का नाम तुमने क्या किया है मुन्नी, क्या रखा है? जयश्री। और लड़का हुआ तो ये कह रही कॉमन नाम रखूंगी, है ना। अच्छा, एक का जीएसटी, एक का इनकम टैक्स। मुझे लगा बोल रही है जयश्री, मुझे लगा जयश्री लड़की का हो गया और लड़के का कुछ और रखती होगी, है ना। तो भाई नाम इंसान को अपने बच्चे देख रहे हो, इंटर के बच्चे कितने आगे निकल गए बेचारी फाउंडेशन में। क्या देखो भैया हमारे इंटर वाले भैया वाला कितने आगे निकल गए नहीं बात। तो बच्चे का नाम रिजर्व कराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, अंकुर नाम के कई लोग हो सकते हैं। लेकिन एलएलपी में अगर आपको नाम रखना है तो अगर वो यूनिक नाम है तो आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर किसी और ने वो नाम रख दिया तो हमें सेम नाम अलॉट नहीं होगा। इसलिए बिल्कुल सेम था डोरमेंट कंपनी, याद है डोरमेंट कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है कि फीस दे दो और अपने नाम को रजिस्टर्ड करा लो, है ना, कि फ्यूचर में हम ये नाम रखेंगे और वो नाम आपका रिजर्व किया जाएगा मात्र, है ना। एलएलपी में नाम में अगर चेंज करना है तो मैंने तुम्हें बताया था ये पूरा का पूरा सेक्शन कहां पढ़ना है, न्यू नोट से, है ना, न्यू कलरफुल नोट से। तो न्यू कलर नोट से हम ये पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चेंज आया है, अमेंडमेंट आई है, तो हमें पता होना चाहिए। तो अगली क्लास में इसे कवर कर लेंगे सर, ठीक है। अब आती है बात सर पार्टनर और देयर रिलेशन, पार्टनर और देयर रिलेशन, कि पार्टनर और उसके रिलेशन क्या कहते हैं, ठीक है, राइट। सेक्शन 22 से शुरू हो जाएंगे सर। ये सीरीज कहां से कहां तक जाएगी सर? सर ये जाएगी 22 से 25। तो ये सीरीज क्या है? ये सीरीज क्या है? सेक्शन 22 से 25, ठीक है। अब देखो 22 क्या कहता है, द पर्सन हु सब्सक्राइब देयर नेम टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी द, जिनका जिसने एलएलपी डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब किया है उसे हम क्या मानेंगे? पार्टनर। एंड एनी अदर पर्सन मे बिकम अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी बाय एलएलपी एग्रीमेंट। तो एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू और सब्सक्राइब के थ्रू भी पार्टनर बना जा सकता है ना, याद आ गई बात। तो जिसने सब्सक्राइब किया वो पार्टनर, और जिसके एग्रीमेंट में बना दिया हमने वो भी पार्टनर बन सकता है। तो पार्टनर बनने के दो तरीके हैं, या तो आप सब्सक्राइब कर दो या फिर एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। 22 ने ये बोला। अब पार्टनर का आपस में रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाएगा सर? है ना, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी क्या होंगी सर? या तो आप एग्रीमेंट में लिखो, किसमें लिखो? अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो या तो एग्रीमेंट में लिखो, अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो क्या होता है बताओ? अरे वरना शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ेगा। अरे भूल गई मुन्नी, ठीक है। एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंज, अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट में कोई भी चेंज किया है ना, जैसे आपको पीएसआर बदलना है या अथॉरिटी बढ़ानी घटानी है, तो वो चेंज आपको किसको बताना है? फीस के साथ बताना है, ठीक है। बात समझ आ गई। अगली बात, एग्रीमेंट किस में होगा सर? राइटिंग में, है ना। अरे बात नहीं करो, एग्रीमेंट किस में होगा सर? राइटिंग में होगा। बाद में उसे क्या किया सकता है? रेटिफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। ये लिखी बात। अगर क्वेश्चन लिखा तो फर्स्ट शेड्यूल को फॉलो करेंगे। सिसेशन का मतलब बताओ क्या होता है? सिसेशन, जब कोई भी पार्टनर टीपा के अंदर, कोई भी पार्टनर टीपा के अंदर फर्म छोड़ के जाता है तो आप उसे बोलते हैं रिटायरमेंट, या फिर किसी को निकाल दिया जाता है तो सेक्शन 33 के तहत उसे बोलते हैं एक्सपल्जन।
तो चाहे उसको निकाला जाए, चाहे वो खुद छोड़ के जाए, चाहे वो रिटायरमेंट ले ले, इन सभी को एलएलपी के अंदर एक नया नाम दिया गया, क्या? सिसेशन। क्या दिया गया? सिसेशन। कोई भी पार्टनर, सीज मतलब समझ गए ना, अब पार्टनर नहीं रहा, कोई भी पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? या तो उसने क्या ले लिया सर, हाँ, राइटिंग में नोटिस दिया 30 दिन का और क्या चला गया, मैं जा रहा हूं छोड़ के, दम घुट रहा मेरा, मैं जा रहा हूं छोड़ के। या फिर भैया डेथ हो गई तो वहां पार्टनर चले गए, यहां पे क्या होगा सर, सिसेशन बोलेंगे। या फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो यहां क्या बोलेंगे सर, सिसेशन बोलेंगे। या कोई भी पार्टनर केमिकल लोचा हो गया, तुम्हें गांधी जी दिखने लगे, राहुल गांधी लिखे, सिसेशन बोलेंगे। या कोई भी इंसॉल्वेंट हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिसेशन। इन सभी में कॉमन पॉइंट दे दिए, हम सभी को क्या बोलते हैं सर, सिसेशन बोलते हैं, सिसेशन बोलते हैं। जो पार्टनर छोड़ के चला गया, जो पार्टनर छोड़ के चला गया उसको बोला जाएगा फॉर्मर पार्टनर। क्या बोला जाएगा? टीपा में बोलते थे रिटायर्ड पार्टनर, यहां क्या बोलते हैं, फॉर्मर पार्टनर। ठीक है। अगर जो पार्टनर चला गया है स्टिल बीइंग पार्टनर, उसे अभी भी पार्टनर का ही दर्जा दिया जाएगा और एलएलपी के कामों के लिए वो क्या रहेगा, जिम्मेदार रहेगा। अनलेस, जब तक, अनलेस मतलब जब तक कि उसने नोटिस ना दे दिया कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं, और या फिर जब तक नोटिस ऑफ द फॉर्म पार्टनरशिप फर्म हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। या तो नोटिस किसको दे दे, या तो एलएलपी को दे दे, है ना, या फिर किसको दिया जाए, रजिस्ट्रार को दिया जाए। ठीक है। जो पार्टनर सीज हो गया, चला गया, क्या वो एलएलपी के काम के लिए जिम्मेदार होगा? बोलो। उन कामों के लिए तो जिम्मेदार होगा जब वो उसमें पार्टनर था। ये लिखी बात, द सिसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन द एलएलपी ऑफ द अदर पार्टनर विच में इनकर्ड वाइल बीइंग अ, जब वो पार्टनर था उनके लिए तो वो जिम्मेदार होगा, लेकिन सिसेशन के बाद के कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है। अरे बात नहीं करो, उस वाले रूम में चले जाओ, चलो जल्दी। अगर कोई भी पार्टनर क्या हो चुका है, सीज हो चुका है ना, किस वजह से हो गया, मान लो डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, उसे एलएलपी से क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, कैपिटल का हिस्सा और प्रॉफिट। ठीक है ना, राइट, ये उसे दिया जाएगा। लॉस हुआ तो उसके हिस्से में से काट लिया जाएगा। ठीक है। और जो सीज हो गया है उसका कोई राइट नहीं है मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने का। फिर आता है सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर आता है जाता है तो उसके बारे में भी किसको बताना पड़ेगा सर, हाँ, कौन बताएगा सर, एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। मान लो अगर किसी भी पार्टनर ने अपना नाम बदल लिया, कई बार ना शादी के बाद लोग बदल लेते हैं नाम, है ना, सर ने बदल दिया या कोई भी नया नाम रख लिया या एड्रेस बदल लिया, तो वो पार्टनर जिसने नया नाम या नया एड्रेस रख लिया वो किसको बताएगा, एलएलपी को बताएगा। कितने दिन में, इन 15 डेज। अब एलएलपी किसको बताएगी, है ना, बोलो किसको बताएगी, रजिस्ट्रार को। ये वाला पॉइंट लगेगा, ये वाला पॉइंट। एलएलपी कितने दिन के अंदर बताएगी, चेंज इन द नेम एंड एड्रेस पार्टनर फाइल एंड नोटिस विद द रजिस्टर 30 डेज ऑफ सच चेंज इन 30 डेज। किसको बता देगी, रजिस्ट्रार को। अब मैंने तुम्हें क्लास में बताई थी बात की, एक एरर है, एरर है ना, और वो एरर है सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए। ये बताओ क्या एरर है, क्या गलती हुई है लॉ मेकर से, लॉ मेकर से गलती हुई। अगर कोई भी पर्सन या तो पार्टनर बनता है या सीज हो जाता है, तो सीज वाला सेक्शन कौन सा था, सीज वाला 24 था। अब 24 में जब कोई भी पार्टनर सीज होता है तो इसका नोटिस किसको देना है सर, रजिस्ट्रार को देना है कि हमारा पार्टनर छोड़ के चला गया। कितने दिन के अंदर देना है, 30 दिन के अंदर। अब 30 दिन के अंदर हमें यह बताना है कि पार्टनर छोड़ के चला गया। अब ये कब बताना, जब कोई पार्टनर क्या हो जाए, सीज हो जाए। अब सीज वाला सेक्शन कौन सा है, 24। अब 24 की जगह तुमने बात कहां लिख रखी है,
25 में। ये एक एरर है, एग्जाम में क्या करना है, 25 में ही लिखना है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम इसे नोट कर लेंगे ताकि एग्जाम में गलती ना हो। अगर कोई भी पार्टनर सीज होता है तो क्या करना पड़ता है, विद इन 30 डेज किसको बताना होता है, रजिस्ट्रार को बताएं। लेकिन ये बात 24 के अंदर लिखनी चाहिए थी, पर 24 के अंदर लिखी नहीं, कहां लिख दी, 25 के अंदर लिख दी। तो ये वाली जो बात है ये सेक्शन 24 से रिलेट करती है, ये वाली बात तो 25 से रिलेट करती है ना, ये वाली बात, सॉरी ये वाली बात है ना, ये वाली बात सेक्शन 24 से रिलेट करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, याद आएगा क्लास में मैंने बहुत डिटेल में ये बात बताई थी। नोटिस फाइल द रजिस्ट्रार, ठीक है, जो भी तुम नोटिस दोगे रजिस्ट्रार को, है ना, ऊपर वाली बात पर नेम चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, या पार्टनर आया है या गया है, फीस लगा के दोगे भाई, पैसा बाबू पैसा, है ना, साइंड बाय द डीपी, राइट, और एक स्टेटमेंट कंसेंट दी जाएगी, वो अपनी मर्जी से क्या कर रहा है सर, भर्ती हो रहा है, ठीक है। पेनल्टी बोलो, पेनल्टी बाबू चेंज हुई है यहां की, ये पेनल्टी चेंज हो गई है, बोलो नालायक, पेनल्टी थी तुम्हारी, एक बार और दोबारा वीडियो में कंफर्म कर लेना, मैंने एक पेनल्टी की वीडियो अलग बना के डाल रखी है 10 मिनट की, ऑल पेनल्टीज इन 10 मिनट्स, ठीक है, तो उसमें देख लेना। एलएलपी एंड डीपी के ऊपर लगना है 10,000 का फाइन, और पार्टनर्स के ऊपर लगना है, जो पार्टनर है उनके ऊपर भी 10,000 रुपए का फाइन लग सकता है। तो ये चेंज किया है। अगर जो पार्टनर सीज हो गया है उसे अपनी ही फर्म के ऊपर शक है, एलएलपी के ऊपर, कि एलएलपी रजिस्ट्रार को नहीं बताएगी, है ना, कि एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस विद द रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार कह रहे हैं ठीक है, राइट, तुम खुद जाके क्या कर सकते हो, तो उससे पहले रजिस्ट्रार पूछेगी एलएलपी से, रजिस्ट्रार ऑब्टेन द कंफर्मेशन फ्रॉम एलएलपी, कि भाई तुम्हारे फर्म का पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, बता दो सच में जा रहा है ना। अगर वो नहीं बताता, कोई कंफर्मेशन नहीं आती 15 दिन के अंदर, तो रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द नोटिस, है ना, तो रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा कि हाँ भाई तुम सच में क्या हो चुके हो, सीज हो चुके हो। बात समझ में आ गई, बोलो भैया, है ना। तो ये बात हम, इसका मैंने एसआर के भी तुम्हें एक बार क्लास में बनवाया था। अब एक्सटेंडेड लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, ठीक है, पार्टनर एजेंट होता है नहीं होता, पार्टनर एजेंट होता है, पर किसका होता है, हाँ, पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर, ठीक है भैया, बोलो। एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी, इसमें क्या लिखा है सर, एलएलपी इज नॉट बाउंड, एलएलपी किसी भी काम के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, है ना, पार्टनर के किसी भी काम के लिए एलएलपी जिम्मेदार नहीं होगी इन डीलिंग विद, इफ अगर पार्टनर के पास अथॉरिटी ही नहीं थी उस काम की, याद है ना बात, लोन लेने की पार्टनर के पास अथॉरिटी थी 1 करोड़ की, पार्टनर ने 10 करोड़ की अगर लोन ले लिया तो एलएलपी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। एंड साथ के साथ जिसके साथ डील कर रहे हो उसको पता है दैट उसके पास अथॉरिटी नहीं है, या फिर वो ये बिलीव करता है ना, नॉट नो और बिलीव, और वो बिलीव भी नहीं करता कि वो पार्टनर है, यानी वो बिलीव करता कोई एम्प्लॉय, तो भाई एम्प्लॉय से कैसे करेगा काम, और अगर तुम्हें पता है कि इस पार्टनर के पास अथॉरिटी है तुम क्यों कर रहे हो, तो फिर वो एलएलपी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, थर्ड पार्टी को क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। बिल्कुल डिट्टो मुटेटिस मुटेंडिस टीपा, टीपा में भी डिट्टो यही वर्ड लिखे हैं, वर्ड टू वर्ड ये लिखे हैं टीपा में भी, है ना। अब एलएलपी कब लायबल होगी, एलएलपी लायबल होगी सभी पार्टनर के काम के लिए अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, टीपा में भी तो लिखा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एलएलपी इज लायबल, एलएलपी इज लायबल फॉर द वर्क रिजल्ट रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन ऑफ द पार्टनर, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम चल रहा है और अपनी अथॉरिटी में काम चल रहा है, एलएलपी कह रही अब हम जिम्मेदार है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बात। जो भी एलएलपी की जिम्मेदारी है वो एलएलपी की जिम्मेदारी रहेगी, पार्टनर के ऊपर नहीं डाली जाती, यही तो लिमिटेड लायबिलिटी है। एलएलपी की एसेट बिकेंगी, पार्टनर को घर से बीवी बच्चे गहने मंगलसूत्र नहीं देना, है ना। एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की ही एसेट से एडजस्ट होंगी, पार्टनर की पर्सनल एसेट से नहीं होंगी। सर ये वही वाली बात है ना। एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर कोई भी पर्सनली लायबल नहीं होगा, है ना, किसके लिए सर,
फॉर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्लिगेशन रेफरेंस सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27। अब 27 का 3 जो है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा इस सेक्शन के लिए। क्या लिखा है? ये वाली बात, सबसेक्शन 3 ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी के लिए पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। तो ये तो बात अगर तुम लिखते भी ना तो भी हम यही मानते है ना, पर जज साहब ने लिख के बता दी कि भाई सेक्शन 28 में पार्टनर पर्सनली लायबल नहीं होगा इस पॉइंट के लिए। सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 1 शैल नॉट इफेक्ट द पर्सनल लायबल। सबसेक्शन 3, अब इसको सुनना ध्यान से क्या लिखा है, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 3 में या सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, है ना, वो असर नहीं डालेगा पर्सनल लायबिलिटी पे। अगर यानी पर्सनल लायबिलिटी जिंदा हो जाएगी किसकी? पार्टनर की। अगर पार्टनर फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, है ना, तो पर्सनल लायबिलिटी हो सकती है अगर तुमने खुद क्या किया है, गलत काम किया है। बट पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट और ओमिशन ऑफ द अदर पार्टनर। ठीक है, किसी तुमने कोई गलत काम किया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन तुमने जो गलत काम किया, फ्रॉड, चोरी चकारी किया, उसके लिए तुम्हारी पर्सनल एसेट को अटैच किया जा सकता है। राइट, तो यहां पर पर्सनल लायबिलिटी यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लग सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई ना? राइट, होल्डिंग आउट बिल्कुल डिट्टो किसकी तरह? टीपा की तरह। तो टीपा में था सेक्शन 28, याद आया? अपने आप को बोलकर या जेस्चर से दिखाना, अपने आप को प्रेजेंट करना कि मैं उनका पार्टनर हूं, शेख चिल्ली, है ना। राइट, तो उसके फेथ पर अगर कोई क्रेडिट दिया गया है तो वो पार्टनर भी जिम्मेदार होगा। ठीक है ना, और उसके उस पर बेनिफिट भी मिला है तो भी वो लायबल होगा। याद आ गई बात? अकेला ऐसा सेक्शन जो बिल्कुल खुल के बात करता है। हम पढ़ रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन मैं यहां क्या बोल रहा हूं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। खतरनाक सेक्शन। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के एक्ट के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी का लोचा डाल दिया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी का लोचा डाल दिया। पहला, फ्रॉड। अगर कोई भी फ्रॉड किया गया है एलएलपी के द्वारा या फिर उसके पार्टनर के द्वारा, या कोई भी क्रेडिटर को धोखाधड़ी की गई है एलएलपी के द्वारा और उसके पार्टनर एम्प्लॉय के द्वारा, है ना। राइट, जो भी पर्सन, जो भी पार्टनर और साथ में एलएलपी जो उस फ्रॉड में शामिल हैं, उन सब की लायबिलिटी क्या कर दी जाएगी? अनलिमिटेड। उस एक्ट के लिए अनलिमिटेड कर दी जाएगी। बात समझ में आ गई? बोलो। सेक्शन 30 था ये, है ना। पेनल्टी में चेंज आया है, पेनल्टी में छोटा चेंज आया मुन्नी, छोटा सा, बस यार 2 साल की जगह क्या कर दिया? 5 साल कर दिया, बाकी ठीक है ना। तो याद रखना ये बात। ठीक है, अगर कोई भी काम तुमने फ्रॉड से किया है, राइट, तो सेक्शन 30 क्या बोलता है? एलएलपी और सच पार्टनर और सच डेजिग्नेटेड पार्टनर, और लपेटे में लिया एम्प्लॉय को भी, उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा जो तुम्हारे किसी भी गलत काम के लिए क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर कोई बंदा प्रूफ कर दे नहीं मैं इसमें शामिल नहीं था, मेरे को नहीं पता था, तो उसे छोड़ देंगे। बाकी सबकी क्या होगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा, पर्सनली भी दिया जा सकता है। तो सेक्शन 30 अकेला सेक्शन। सर सेक्शन 31 याद आया? अनुपम खेर, है ना। यानी कि इसमें मैंने तुम्हें मूवी दिखाई थी स्पेशल 26, यानी अनुपम खेर पुलिस वालों के सामने क्या कर देते हैं? सारी अपनी खुद की कंपनी की पोल खोल देते हैं। तो जो भी अपनी कंपनी की पोल खोल देगा उसे बोलेंगे विसिल ब्लोअर। ठीक है ना। उसके ऊपर जो भी एलएलपी के अंदर पेनल्टी लगेंगी, कोई भी उसको सजा मिलेगी, उस सजा को या तो कम कर दिया जाएगा या माफ कर दिया जाएगा अगर उसने खतरनाक यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, राइट।
किसी ने भी दी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन पार्टनर ने दी हो चाहे एम्प्लॉय ने दी हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर लिख दिया जिसने इंफॉर्मेशन दी है, यहां लिख दिया, फिर उसके चमाटे बजेंगे, तो फिर भी लिख दिया कि भाई देखो उसे परेशान मत करना, ना उस एम्प्लॉय को आप या पार्टनर को अपना डिस्चार्ज करोगे, ना सस्पेंड करोगे, ना धमकी दोगे, ना उसे हैरेस करोगे, सिर्फ इसलिए नहीं करोगे काम क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो ये था स्पेशल 26 का विसिल ब्लोअर। ठीक है ना सर। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ इसमें भी एक दो अमेंडमेंट आई है। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन जितना ये यहां पे है इतना तो हम यहां पे पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो 3 है, ठीक है ना, राइट। चौतीस, इसकी पेनल्टी में चेंज आया वो देखें ना, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाने हैं। सबसे पहली बात जो बताने वाली बात नहीं है, डबल एंट्री सिस्टम तुम्हें बनाना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या तुम्हें देना है, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी स्टेटमेंट देना है कि मैं फ्यूचर में इंसॉल्वेंट नहीं हूंगा, एटलीस्ट 6 महीने के अंदर तुम्हें ये स्टेटमेंट क्या कर देनी है सर, फाइल कर देनी है। ठीक है ना, राइट। डीपी साइन करेंगे, ठीक है, फीस लगा देंगे, राइट। और अगर सरकार चाहे तो कुछ को ये स्टेटमेंट देने से मना कर सकती है, अगर सरकार इसको नोटिस दे तो। फाइन में क्या चेंज आया मुन्ना मुन्नी, बोलो। बताओ मुझे, एलएलपी के लिए क्या चेंज है और डीपी के लिए क्या चेंज है। एलएलपी के लिए है 100 रुपए पर डे और मैक्सिमम 1 लाख विच एवर इज लेस। मुन्ना डीपी के लिए क्या है, 100 रुपए पर डे और 50,000 विच एवर इज लेस। याद आ गई मुन्नी बात, ठीक है। फिर आता है सर हमारा एनुअल रिटर्न, राइट। एनुअल रिटर्न की डेट क्या है सर, 60 दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के, यानी अप्रैल में खत्म, मार्च में खत्म हो जाएगा, अप्रैल और मई, 30 मई तक आपको जमा कर देनी है। ठीक है ना, राइट। पेनल्टी ये रहेगी, एक बार चेक कर लेंगे इसमें कोई चेंज आया या नहीं आया। मेरे हिसाब से शायद आया नहीं है चेंज, है ना, फिर भी चेक कर लेंगे। सर कन्वर्जन, अगर आपको टीपा को एलपी में बदलना है तो कौन सा जाएगा, शेड्यूल 2। अगर प्राइवेट कंपनी को बदलना है तो शेड्यूल 3, और अगर अनलिस्टेड कंपनी को बदलना है तो शेड्यूल 4। अब ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको सेक्शन के अंदर डाल के फिर से लिख दी बात, कोई जरूरत नहीं थी इस बात को लिखने की, है ना। अब सर अगली बात, मजेदार बात, जब तुमने अपने आप को बदल लिया, यानी अपने आप को मान लो टीपा से किसमें कन्वर्ट हो गए, एलएलपी में, या प्राइवेट कंपनी से किसमें कन्वर्ट हो गए, एलएलपी में कन्वर्ट हो गए, तो भैया अगर जब तुमने ब्रेकअप कर लिया, याद आ गई कहानी, तो ब्रेकअप करके क्या करोगे, जो उसने तुम्हें सामान दिया होगा उससे क्या करोगे, जला दोगे, नहीं, आगे वाले को चिपकाने के काम आएंगे वो, है कि नहीं बात। अच्छा ये है ना, ये असली नालायक, इनने ये काम कर रखे है कि नहीं बात। अब जिससे ब्रेकअप किया उसको बताओगे ना, और अगर भैया घर वालों तक को बताओ तो घर वालों को भी बताना पड़ेगा, भैया ब्रेकअप की पार्टी है, खेल खत्म, पैसा हजम, ठीक है। तो उसके घर वालों को बताना पड़ेगा, और उसको बताना पड़ेगा कि तुझे ब्लॉक कर रही हूं, है ना, मैसेज कर मत दियो दोबारा मेरे को। तो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। यही एलएलपी में लिखा है। एलएलपी में लिखा है जब टीपा से ब्रेकअप कर लिया और एलएलपी से गठबंधन कर लिया, तो टीपा के साथ इतनी जाति मत करो कि उसे कुछ बताओ नहीं, इतना मुंह फुलाने की जरूरत नहीं, ब्रेकअप पार्टी का जमाना है, देवदास बनने की जरूरत नहीं है, उसे बुलाओ पार्टी में, है ना, राइट। और उसका जो भी सामान उसने तुम्हें गिफ्ट वगैरह में दिया बिल्कुल वापस मत देना, वो आगे वाले को चिपका देना, ठीक है, बढ़िया काम है कि नहीं भाई, वापस क्यों देना, ठीक है, राइट। क्या करना, आगे वाले को चिपका दें, क्या दिक्कत है, देख परफ्यूम लाई हूं तेल लिए ठीक है ना, तो वही वाले। और जो तुमने खरीदा था उसके लिए वो भी आगे वाले को चिपकाओ, वो से क्यों देना है भाई, ये लिखी बात। अगर कोई भी फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो चुकी है ना, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, और तुम्हारा रजिस्ट्रार ने क्या किया, एलएलपी का सर्टिफिकेट बना दिया है, तो आप अब एलएलपी में कन्वर्ट माने जाओगे। मुद्दे की बात यह है, एलएलपी 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म यानी एक्स को बताना है
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एक्स को बता देना है 15 दिन के अंदर कि भाई चल निकल अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते तो अपने रास्ते, कि भैया मैंने नया साथी चुन लिया है, दिल ने तुमको चुन लिया है ना, ऐसे करके गाना गा देना उसके लिए, राइट। 15 दिन के अंदर बता देना, ज्यादा लंबा समय नहीं लेना है ना। जैसे तुमने उसे 15 दिन के अंदर बताया और तुमने नया गठबंधन कर लिया, तो पुराने प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर, जो पुराने गठबंधन वाले दोस्त थे, अब दोस्ती थोड़ी छोड़ दोगे, उनसे इंट्रोड्यूस कर देना, अब देख वो तो निकल के ये नया है कि नहीं बात, तो वो शेयर होल्डर एलपी क्या बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे, ठीक है ना। और टीपा के पार्टनर एलपी क्या बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे। और वो एसेट्स भी तुम्हारी क्या पुरानी वाली एसेट किसकी हो जाएंगी सर, एलएलपी की एसेट्स मानी जाएंगी, है ना, राइट। ये लिखी बात। जैसे तुम एलएलपी में रजिस्टर्ड हो गए, अब तुम्हारे नाम क्या क्या एलएलपी हो जाएगा, और जो गिफ्ट वगैरह तुमने उसे दिए हैं, तुमने उससे लिए हैं, वो सब क्या हो जाएंगे सर, वो सब एज द केस में भी ट्रांसफर टू द एलएलपी। और रजिस्ट्रार तुम्हारे एक्स का नाम काट के तुम्हारा नाम जोड़ देगा। फॉरेन एलएलपी वही जो हमने फॉरेन, है ना, कंपनी में पढ़ा। सर वाइंड अप, वाइंड अप याद आई बात। कोई भी एलएलपी को अगर खत्म करना है, बंद करना है, तो अपनी इच्छा से आप बंद कर सकते हैं, या फिर कौन बंद करेगा, ट्रिब्यूनल। यहां था 64, बताओ टीपा में क्या था, याद है, मुक्के खाएगी तुम उससे, टीपा में क्या था, अरे कोर्ट ने बताया चोर, इससे सेक्शन 44, क्लास में कराया था याद, वहां 44 है या 64 है, बस 64 और 44, बाकी सारी बातें एक है। वहां लिखा है कोर्ट, यहां कोर्ट की जगह लिखा है ट्रिब्यूनल, तो कोर्ट चाहे तो ट्रिब्यूनल को वाइंड अप कर सकती है। अगर 6 महीने तक पार्टनर क्या रहा, 2 पार्टनर होने चाहिए मिनिमम 2 में से अगर एक निकल लिया बेचारा, तो 6 महीने तक एक ही पार्टनर को आप चला रहे हो तो वाइंड अप हो सकता है। और तुमने अपने डेट पे नहीं किए, तुमने देश हित के खिलाफ कोई काम का, तुम निकले स्लीपर सेल, बम पटाखे में ना रहो, घर में बैठ के, है ना, राइट, ठीक है, देश के खिलाफ कोई काम किया, या फिर तुमने स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या फाइल नहीं करी 5 सालों तक लगातार, तो ट्रिब्यूनल क्या कर देगा, वाइंड अप कर देगा, ठीक है। वाइंड अप के रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, हमारे लॉ में लिखे नहीं गए हैं। बात समझ में आई, बोलो भैया। डिफरेंस तो आराम से याद हो जाएंगे, डिफरेंसों की लोचा है नहीं, सिर्फ एक छोटी चीज पढ़ते हैं आज, और मिसलेनियस। चलो एक काम करते हैं, ये वाला मिसलेनियस है ना, राइट, ये बच्चों वाली बात है, ये तो न्यू सेक्शन आया है, ये तो है ना, इसको तो यहां से काट देंगे, कलर में से पढ़ेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक, अगली बात, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो कैसे फाइल होंगे सर, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं, मैनुअली फाइल नहीं करने, ठीक है ना, राइट। और क्या लगाने पड़ते हैं सर, डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ते हैं। चलो एक और बात बता देता हूं, अगर एलएलपी के अंदर तुम्हें बिल्कुल इंडोर मैनेजमेंट डालना है, याद आया बात, इंडोर मैनेजमेंट, या एलएलपी के अंदर तुम्हें डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स डालना है, तो एलएलपी कहता है, एलएलपी का सेक्शन 67 कहता है, ये एग्जाम में आ चुका है, बच्चे आखिरी पेज में आखिरी सेक्शन छोड़ जाते हैं, ये एग्जाम में आ चुका है। क्या ऐसा किया जा सकता है, तो आप बोलोगे क्या, हाँ भाई है ना, भाई ना, हाँ भाई हाँ, ऐसा किया जा सकता है सेक्शन 67 के तहत। अगर 67 ये बोलता है, अगर एलएलपी के अंदर कंपनी एक्ट का कोई भी प्रोविजन डालना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालकर, है ना, कोई भी कंपनी एक्ट का प्रोविजन, 1956 कर लिखा है, यहां क्या आएगा 2013 का कोई भी प्रोविजन एलएलपी पे अप्लाई कर सकती है। अगर एज इट इज अप्लाई करती है तो ठीक है, वरना कुछ एक्सेप्शन डालकर, कुछ मॉडिफिकेशन डालकर, एडॉप्शन डालकर अप्लाई कर सकती है। अगर एलएलपी के अंदर इंडोर मैनेजमेंट डालना है, तो उसका एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, यानी बिल, उस बिल को 30 दिन के अंदर कहां रखना पड़ेगा, पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट में चाहे एक सेशन में लिखो या एक से या ज्यादा सेशन में जाए, हमें 30 दिन तक पार्लियामेंट में उसे पेश करना है, पार्लियामेंट में उसे रखना है।
दोनों हाउसेज में क्या होगा, अप्रूव हो गया, डिसअप्रूव होगा। अगर अप्रूव हो गया तो मॉडिफिकेशन के साथ एज इट इज उसे अप्लाई कर देंगे, अगर डिसअप्रूव हो गया तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। बात समझ में आई, राइट। ये डिफरेंस कभी कभार पूछ लेते हैं, है ना, 3 या 4 नंबर में। तो कोई भी 6 या 7 पॉइंट तुम इसमें से क्या कर लेना, याद कर लेना। बहुत डिटेल में नॉर्मली हमने क्लास में भी ये कवर किए हैं, है ना। मेनली 2 डिफरेंस है, एलएलपी और कंपनी, और दूसरा डिफरेंस क्या, एलएलपी और पार्टनरशिप। यानी बच्चे का मम्मी से के साथ क्या डिफरेंस है और बच्चे का पापा पे बम कैसे पड़ेगा पापा के साथ क्या डिफरेंस है। बोलो समझ के सर। सर एग्जाम में बिल्कुल फ्लॉवर नहीं बनना, फायर बनने का है, फायर। क्योंकि जो पढ़ाने जा रहा हूं ये एलएलपी की नई अमेंडमेंट्स हैं जो एग्जाम में आने का पूरा दम रखती है। जो भी मार्क्स में एलएलपी एग्जाम में आएगा ये अमेंडमेंट उसमें मेरे हिसाब से पूछी जानी चाहिए, इसलिए ये छोड़ के नहीं जानी। अगला टॉपिक कवर करते हैं सर, डीपीडीपी सेक्शन 7, जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में ही कि भैया सेक्शन 7 कहता है डीपी कौन होता है। तो हम ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं, जो मैंने तुम्हें 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, तिगड़ी तिगड़ी, लव ट्राइंगल पढ़ाया, ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा लोग डीपी बनेंगे, जो इंडिविजुअल होंगे, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल होंगे, जिसमें से एक का होना रेजिडेंट अनिवार्य है। दूसरा वाला बंदा रेजिडेंट हो भी सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो रेजिडेंट कौन होता है भाई, रेजिडेंट वो होता है जो पिछले साल में मात्र 120 दिन रहा हो, है कि नहीं बात, यानी 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर में वो क्या रहा हो, 120 दिन इंडिया में रह गया हो, तो वो इंडिया में क्या बनेगा सर, रेजिडेंट होगा, राइट। फिर हमने ये बात जान ली थी, क्या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऑल द पार्टनर आर बॉडी कॉर्पोरेट, सारे के सारे पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मिलके हो सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन 2 इंडिविजुअल को डीपी बनाना अनिवार्य है, जिसमें से अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उनके नॉमिनी को डीपी बनाया जाएगा, उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ चुकी थी। पहले लेक्चर की शुरुआत में मैंने यही तुम्हें पढ़ाई थी बात, 7, 5 और 6 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा जाए। सर नई बात क्या कह दी, नई बात जो ये कह दी वो उसका कुछ इस तरीके से एसआर के मैं बना के लाया हूं तुम्हारे लिए, एसआर के तुम्हारे लिए मैं पेश करता हूं, है कि नहीं बात। कौन बन सकता है डीपी, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, कौन बनेगा डीपी, कौन बनेगा भाई, कौन बनेगा। 2 जने डीपी भी और भी बन सकते हैं। एक तो हमने ऊपर पढ़ लिया डीपी कौन बनेगा, ठीक है, राइट। वो इंडिविजुअली होने चाहिए, नॉमिनी होनी चाहिए। और कैसे होगा डीपी, आप जिसका भी नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिख देंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमने कहा पढ़ा था, सेक्शन 11 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। सेक्शन 11 याद आ गया, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो फाइल करते हैं 2 या 2 से ज्यादा लोगों के द्वारा, जो लीगल बिजनेस करते हैं, उनके बारे में तुमने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 11 में हमने पढ़े थे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप जिसका नाम लिख दोगे उस पर्सन को डीपी माना जाएगा, या फिर आप जिसका भी नाम एलएलपी एग्रीमेंट में लिख दोगे, एलएलपी एग्रीमेंट में लिख दोगे क्या, कि हर एक पार्टनर टाइम टू टाइम डीपी बनेगा, अगर आपने ऐसी बात एलएलपी एग्रीमेंट में लिख दी, हर एक पार्टनर को डीपी माना जाएगा। ईच पार्टनर शैल बिकम द डीपी, ईच पार्टनर शैल बी द डीपी। फिर डीपी बनाने के बाद उसकी सहमति ले लेना, है कि नहीं बात, राइट, उसकी हाँ लेना, हाँ, ठीक है। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना, तो वो बोलेगा हाँ चुन लिया, हाँ सच है मैंने प्यार किया। ये वाला गाना गाते हैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर, चुनना पड़ेगा। जब वो अपनी हाँ कर देगा तो 30 दिन में अपनी हाँ किसको भेज देनी सर, रजिस्ट्रार को भेज देनी है, ठीक है, राइट। जब रजिस्ट्रार को 30 दिन में बात पता लग जाएगी तो रजिस्ट्रार डिपिन आ जाएगा, यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर तुम लोगों के पास पहुंच जाएगा।
इस तरीके से डीपी बनने का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा सर, समाप्त हो जाएगा। राइट, तो अगर मैं पूरे सेक्शन 7 को समअप करूं, पूरे सेक्शन 7 को समअप करूं तो बहुत आसानी से हम सेक्शन 7 को कवर अप कर सकते हैं। सेक्शन 7 का पहला पॉइंट यानी सब सेक्शन 1 बोलता है कि डीपी कौन हो सकता है। राइट, डीपी कौन होगा, दो इंडिविजुअल यानी कि जो सांस लेने वाले व्यक्ति हैं वो डीपी बनेंगे। राइट, अगली बात पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 2 बोलता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, या तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई कर दो कि किसे डीपी बनाना है ना, या फिर स्पेसिफाई कर दो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में कि टाइम टू टाइम हम डीपी इस बंदे को बनाएंगे, तो टाइम टू टाइम वो बंदा डीपी बनता जाएगा, तो हर एक पार्टनर डीपी मान लिया जाएगा। या फिर आप एलएलपी के एग्रीमेंट में, एलएलपी के एग्रीमेंट में लिख दो कि ये बंदा डीपी बनेगा, बिकम द डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट, तो वो पार्टनर एलएलपी के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली डीपी मान लिया जाएगा। फिर उसकी सहमति ले लें। तीसरे पॉइंट कहता है भैया जिसको डीपी बना रहे हो उसकी सहमति ले लेना। ए बाबू सहमति ले लेना, दिल ने तुमको चुन लिया, तुम भी इसको चुनो ना। वो कहेगा हाँ चुन लिया भाई। फिर सहमति क्या कर देना, अपने घर वालों को बता देना, रजिस्ट्रार को बता देना कि भैया हाँ हाँ सच है मैंने प्यार किया, कि भैया वो सहमत है, वो सहमत है भैया, वो सहमत है ना, बहुत अच्छे सहमत है। राइट, रजिस्ट्रार सेटिस्फेक्शन अप्रूव कर लेगा कि हाँ भैया तुम सहमत हो और तुम्हें डीपी दे देगा। तो उम्मीद है दोस्तों सेक्शन 7 तुम्हारे घुटनों में बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। सहमति देने के बाद तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा DPIN, डिपेंडेंट। बोलो समझ गए सर, मजा गया सर, बहुत सही सेक्शन था, बहुत मजेदार तरीके से आपने पढ़ा दिया। एग्जाम में पक्का लिख के आएंगे, पक्का लिख के आएंगे। सर जैसे हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था स्मॉल कंपनी, क्या पढ़ा था, स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट, आ गई बात। तो स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट में ही की तरह ही एलएलपी के अंदर एक कॉन्सेप्ट को डाल दिया गया, उसका नाम रखा स्मॉल एलएलपी। अब देखिए छोटा बच्चा है, अब भाई देखो एलएलपी छोटी है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या करता है, तोड़ फोड़ मचाता है, कभी ये तोड़ दिया, कभी वो तोड़ दिया, कभी खिलौना तोड़ दिया, कभी शीशा फोड़ दिया, कभी चम्मच तोड़ दी, कभी कटोरी तोड़ दी, कभी पेंसिल तोड़ दी। छोटा बच्चा तोड़ फोड़ मचाता है, छोटा बच्चा तोड़ फोड़, छोटा बच्चा तोड़ फोड़। तो छोटे बच्चे का नाम रखा टूटा। तू हर टाइम भैया तोड़ फोड़ मचाता है, तूने भैया ये टूटा, वो टूटा, वो टूटा, कुर्सी टूटी, कमर टूटी, कटोरी टूटी, तो उसका नाम रखा टूटा। क्या टूटा भैया, एलएलपी का बच्चा टूटा, इसलिए सेक्शन 2 छोटा बच्चा टूटा, छोटे बच्चे ने जब कुछ तोड़ा, छोटा बच्चा टूटा। टूटा की टूटा, ए टूटा, टूटा ने बोला मैं टूटा कब तक रहूंगा, मैं टूटा कब तक रहूंगा, मैं छोटा जब तक रहूंगा जब तक मैं 25 लाख के बराबर हूं तब तक। ये तो हो गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया सर, कैपिटल। एंड साथ के साथ मैं टूटा जब तक रहूंगा जब तक मेरा टर्नओवर कितना है, मात्र 40 लाख रुपए, है ना। राइट, तो बिल्कुल कंपनी लॉ में जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे लिखा है, बस लिमिट क्या है यहाँ 25 लाख और टर्नओवर की लिमिट क्या है 24 लाख। तो जो इसके नीचे है वो है टूटा। बोलो समझ के साथ, टूटा। बिजनेस की डेफिनेशन ये बिल्कुल ओल्ड डेफिनेशन है, इसमें एक नई छोटी सी लाइन चिपका दी। बिजनेस इंक्लूड हर एक तरह का ट्रेड, हर एक तरह का प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, एक्सेप्ट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, में नोटिफाई एक्सक्लूड। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोल दे कि इसे हम टीपा में, उसे हम एलएलपी में बिजनेस नहीं मानेंगे, तब तक वो सभी चीजों का प्रोफेशन, सभी चीजों का ट्रेड, सभी चीजों का सर्विस, सभी चीजों का ऑक्यूपेशन बिजनेस कैटेगरी में आएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन 17 में खतरा।
17 में खतरा लगाएंगे सर, 17 में खतरा। सर बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान से। पहले मैं इसका HR के तुम्हें बताता हूँ, SR के तुम्हें बताता हूँ। पहले मैं तुम्हें तहजीब से समझाता हूँ। अब देखना ध्यान से, जो SR के हमने बनाया, बहुत ध्यान समझेंगे। पहले SR के एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए, एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 17 में खतरा। अब 17 में खतरा में हुआ क्या भाई, 17 में खतरा में हुआ क्या, तुमने भैया अपनी एक LLP खोली है ना, तुम थे भाई छोटे भाई है ना, राइट, और रजिस्ट्रार थे पापा, बैठे उनसे लगाइए बम, कैसे पड़ेगा पापा। तो कभी कभार पिताजी से भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चों की गलती होती है। बच्चा आया, पिताजी आए, पिताजी ने बिना सुने सुने, पापा मेरी बात सुन लो पहले, आज धैर धपाटे धैर अपाटे धैर अपाटे। अब बता, अब क्या बता, हम तो पेल दिया, हम तो पेल दिया, हम तो पेल दिया। बाद में पिताजी को पता लगा, अरे भैया उरी दादा, गलती हमारी थी भाई, गलती हमारी थी, किसी और की गलती थी, हमने अपने बच्चे की गलती को मान के बच्चे को ही कूट दिया। तो कभी कभार पिताजी से भी गलती हो जाती है, रजिस्ट्रार से भी गलती हो जाती है। रजिस्ट्रार ने गलती से जब तुमने नाम अलॉटमेंट को दिया था तो गलती से गलत नाम या गलत लोगो तुम्हें अप्रूव कर दिया। जैसे तुम भैया, तुम छोटे भाई की तरह, तुम भैया पहुंचे पिताजी के पास अपनी दरखास्त लेके और तुमने कहा ये मेरी कंपनी का लोगो है, इसे अप्रूव कर दो। पिताजी ने आप देखा ना ताब तुम्हें अप्रूव कर दिया, और बाद में जब पता लगा कि तुम्हें जो अप्रूव किया गया वो तो पहले किसी और को अप्रूव्ड है, ऑडी, तो तुम्हें धैर्य पाटे तुम्हें चिपका दिए हैं बे, ये लोगो लगाएगा हैं। अबे पहले इतनी बड़ी कंपनी, तुम कह रहे पापा 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 मुझे क्यों मार रहे हो, आपने तो कहा था। अब क्योंकि पिताजी से गलती हो गई, अब पिताजी लोग अपनी गलती तो मानते नहीं भाई, कूट दिया सही कूट दिया, गलत भी कूटा तो सही कूटा है, गलती मानते नहीं। अब ये दर्द भाई कौन लेके पहुंचा, ये दर्द लेके पहुंचा LLP मम्मी के पास। डैडी मम्मी है नहीं घर पे, LLP के पास ये दर्द लेके पहुंचा छोटा भाई, ओ मम्मी के पास LLP दर्द लेके पहुंचा। मम्मी कौन है हमारी, मम्मी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, राइट, कि मम्मी पिताजी ने गलती से गलत नाम दे दिया है ना, आप ऑर्डर निकाल दो कि मेरा नाम क्या कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा, अगर कोई LLP किसी का मिलता जुलता नाम रख ले या किसी का मिलता जुलता लोगो रख ले, तो वो LLP खुद जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती है। देखो मैंने गलत नाम चुना, गलत लोगो चुना, पर पिताजी ने अप्रूव भी तो कर दिया, आप क्या करो, ठीक कर दो। एक तरीका तो ये हो गया, है ना, कि LLP खुद गई, सेल्फ है ना अप्लाई, कि नाम चेंज कर दो। एक तरीका तो ये होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये जो ऑडी है, ऑडी जिसके 4 छल्ले, ये जो ऑडी है जिसके 4 छल्ले तुमने इस्तेमाल कर लिए और तुम खुद नहीं गए, तो दूसरा तरीका ये है कि ऑडी वाले खुद जाएंगे। सेकंड वे, पहला तरीका ये तुम सेल्फ अप्लाई करोगे नाम चेंज के लिए। दूसरा तरीका, जिसका नाम तुमने ले लिया, जिसका लोगो तुमने ले लिया, जैसे ऑडी का लोगो हमने चिपका लिया, तो ऑडी वाले मम्मी के पास जाएंगे। अब देख रही हो मम्मी देख रही हो अपने बालक को, हमसे पूछे बिना, हमसे बताए बिना हमारी गुडविल का मजा ले रहा है, हमारे लोगों का मजा ले रहा है। ऑडी की चप्पल निकाल दी इनने, ऑडी की चप्पल निकाल दी भाई ने, है कि नहीं बात, 4 छल्ले की चप्पल, मम्मी चप्पल आई है मार्केट में ऑडी नाम की, अबे ऑडी के जूते निकाल दी, ऑडी की चप्पल बेच रहे हो अब, हैं बताओ, चप्पल पे 4 छल्ले बना रखे हैं, ऑडी चप्पल। कार की कंपनी को बताओ, हैं बुरा लगेगा नहीं ऑडी को। ऑडी के पास 3 साल का समय होता है, कितने साल का समय होता है, 3 साल का, कि जब से किसी ने गलत नाम का, गलत लोगो का इस्तेमाल किया, 3 साल के अंदर अंदर
ऑडी अपनी शिकायत लेके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर एलएलपी को बोलेगा नाम बदल, ओ नाम बदला, तो फिर वो नाम बदलना पड़ेगा। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? ठीक है, तो यहां पर आपने नाम बदल लिया, हाँ सर नाम बदल लिया। जैसे नाम बदला 15 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार को नोटिस दे दें कि भैया मैंने नाम बदल लिया है, और ये मैंने नाम इसलिए बदला क्योंकि मम्मी का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था, इसलिए मैंने नाम बदल लिया। फिर है ना 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार तुम्हें फ्रेश ताजे ताजे फलों के रस की तरह फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। ये बात समझ में आ गई? दूसरा, अगर एलएलपी ने अपना नाम नहीं बदला क्या करोगे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा नाम चेंज कर देगी। अगर मम्मी के कहने पर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर भी तुम नाम नहीं बदल रहे, कह रहे नहीं बदलूंगा मैं तो ये रखूंगा ऑडी की चप्पल, ऑडी के जूते, ऑडी की बोतल, है ना, मैं तो ये नाम रखूंगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा नाम चेंज कर देगी, और फिर उसी नए नाम से, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नाम रखेगी तुम्हारा, उस नए नाम से तुम्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट कर दिया जाएगा। बोलो समझ गए सर? लिखो मजा आ गया सर? तो ये था तुम्हारा पूरा 100% सेक्शन 17, पूरा 100% बाबू सेक्शन 17 खेला खत्म। प्रोसेस 1 सेल्फ अप्लाई, प्रोसेस 2 अप्लाई बाय द ऑडी। सर ये हमने क्लास में भी बहुत डिटेल में किया, अब भी हमने बहुत डिटेल में कर लिया। ये लिखी बात, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग 15-16 में कुछ भी लिखा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें जो हो गया, हम जो कह रहे हैं अब वो मानी जाएगी बात। अगर गलती से एलएलपी का नाम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड कर दिया, वो बिल्कुल मिलता जुलता है किससे सर? वो मिलता जुलता है किसी के नाम से या किसी के लोगो से। जैसे भैया तुमने लोगो बना दिया एम, अब मैकडी का लोगो ऐसे, तुमने इसका एक कंधा झुका दे, पुष्पा एम बना दे, पुष्पा एम, तेरी झलक असरफी शिवल्ली, शिवल्ली बना दे तुमने, पुष्पा एम। तुमने कहा भैया मेरे भी बर्गर का नाम, मेरे ही पिज्जा का नाम का लोगो एम रहेगा, लेकिन ये एम मैकडी वाला नहीं है, पुष्पा एम है, पुष्पा एम झुका हुआ एम, पुष्पा एम बना दोगे? अरे है तो मिलता जुलता ही, पीले कलर का पुष्पा एम, तो पुष्पा एम नहीं चलेगा। देन एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी एप्लीकेशन दे दे, या ऑडी या पुष्पा एम वाले एप्लीकेशन दे दे, किसको सर? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर देगी एलएलपी को कि भैया आप नया नाम रखने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, नया नाम रखो, 3 महीने के अंदर नया नाम रखो। तो आप या तो आप खुद जाएंगे एप्लीकेशन लेके, या ऑडी जाएगा। जैसे आप नया नाम रखेंगे आपको नया नाम का सर्टिफिकेट है ना अलॉट कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर। ऑडी या मैकडी कब जाएंगे? ऑडी मैकडी के पास 3 साल का समय है शिकायत करने का, नए नाम से आपने हमारे नाम से किसी और को रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है, तो 15 दिन के अंदर नोटिस रजिस्ट्रार को दे देंगे, नोटिस 30 दिन के अंदर आपको नया सर्टिफिकेट दे देगा। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर नया नाम नहीं रखा तो आपका नया नाम सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी उससे रखा जाएगा, राइट। ये सारा एसआर के मैं तुम्हें यहां बनवा चुका। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट पे सेक्शन 34 में सिर्फ 2 बातें ऐड हुई हैं, बाकी पुराने जैसा ही है। तो 34 का एडिशनल पॉइंट जो मैंने वही लिखवा दिया था, बस पेनल्टी में चेंज आया है, ये पेनल्टी, और लेक्चर में ये वाली पेनल्टी मैं तुम्हें लिखवा चुका हूं, ठीक है ना, राइट। तो ये पेनल्टी नोट कर लेंगे, ये पेनल्टी नोट कर लेंगे, और कुछ नहीं था, बाकी सारी बातें सेम थी सर। अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी क्लास ऑफ एलएलपी के ऊपर लगा सकती है। एनुअल रिटर्न यहां से याद कर लेंगे, सिंपल सी बात है। एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 60 दिन के अंदर दे देनी है, यानी एग्जाम की डेट क्या बनेगी? 30 मई तक एनुअल रिटर्न दे दें।
अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी तो इतने पैसे और डीपी के लिए इतने पैसे तैयार रखेंगे। सिंपल सी बात है, एनुअल रिटर्न को नोट से ही याद कर लेंगे। फिर आया कोड सर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिले जज साहब, इंसाफ नहीं मिला। अरे तारीख मिलती रहेगी लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे इतना पता है, मैं हैंड पंप काट लूंगा जज साहब। सनी देओल आ गए। ये बात दिल पे बहुत लगी जज साहब के कि हाँ भाई हमारे कोर्ट की सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हमें तारीख पे तारीख देनी पड़ती है, इंसाफ नहीं होता भाई। तो जज साहब ने कहा इंसाफ करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी जिसे हम नाम देंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। क्या नाम देंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्दी केस सॉल्व करने के लिए, इस केस सॉल्व करने को बोलते हैं ट्रायल, और जल्दी केस सॉल्व करने को बोलते हैं स्पीडी ट्रायल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल के लिए कोर्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? जज साहब ने बोला जिस भी ऑफेंस, जिस भी अपराध की सजा 3 साल या उससे ज्यादा होगी, तो जिस भी कोर्ट में उसका स्पीडी ट्रायल होगा, तारीख पे तारीख मिले जज साहब, अब नहीं मिलेगा जज साहब। वो कहां नहीं मिलेगी? सिंगल जज के यहां जाकर आपको तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी और बहुत स्पीडी मोड में केस सुलझा दिया जाएगा, है ना? बात समझ में आई? आपको स्पीडी ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा अगर वो ऑफेंस अदर ऑफेंस होंगे। अदर ऑफेंस कौन से होंगे? जिनकी सजा 3 या 3 से ज्यादा नहीं होगी, 3 से कम होगी, तो मजिस्ट्रेट के पास आपको भेजा जाएगा, है ना? फिर जज साहब ने क्या बोला? अगर स्पीडी ट्रायल के लिए स्पीडी ट्रायल का कोर्ट गठन नहीं होता, बनता नहीं है, तो तब तक आप कंपनी एक्ट के स्पीडी ट्रायल के कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं। अगर स्पेशल प्रोसीडिंग के लिए एलएलपी का या कंपनी का स्पीडी कोर्ट नहीं है, तो ऑफेंस जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल होने थे, है ना, वो कहां जाएंगे सर? हाँ, वो जो ऑफेंस स्पीडी कोर्ट में ट्रायल होने थे और स्पीडी कोर्ट ना हमें एलएलपी का बना, ना अभी तक कंपनी का बना, तो ना कंपनी का स्पीड कोर्ट है हमारे पास, ना एलएलपी का स्पीड कोर्ट है, तो उस ऑफेंस को जो स्पीडी ट्रायल में जाने थे उन्हें कोर्ट ऑफ सेशन में सुलझा लें, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में सुलझा लें, या कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास में सुलझा लें। ठीक है, तो ये बात ये लिखी सर। स्पीडी ट्रायल के लिए 67 ने स्पेशल कोर्ट का गठन किया। स्पेशल कोर्ट में सिंगल जज मिलेगा अगर ऑफेंस होगा 3 साल, या फिर आपको मिलेगा स्पेशल कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर अदर ऑफेंस होंगे। ठीक है भैया। अगली बात, अगर स्पेशल कोर्ट डिजाइन नहीं किए गए हैं एलएलपी के, तो आप कंपनी के स्पेशल कोर्ट में जाके केस सुलझा लें। अगर स्पेशल कोर्ट कंपनी के भी नहीं है ना, राइट, कंपनी के भी नहीं है और एलएलपी के भी नहीं है, तो अगर आपके पास कंपनी एलएलपी के स्पेशल कोर्ट नहीं है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना केस सुलझा सकते हैं। बोलो समझ गए सर? मजाक है सर? ये एसआर के आप अपने यहां बना चुके हैं पहले भी, दोबारा बना सकते हैं। अब स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर क्या होगा, स्पेशल कोर्ट की पावर और प्रोसीजर क्या होगा, है ना? यानी सनी देओल तो कह रहा है तारीख पे तारीख मिली जज साहब, इंसाफ नहीं मिला। तो भाई स्पेशल कोर्ट क्या बोलेगा? स्पेशल कोर्ट बोल रहा है इंसाफ हम करेंगे, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, तो जो जितने भी ऑफेंस जो स्पेशल कोर्ट में जाने थे एलएलपी के, वो कौन से स्पेशल कोर्ट में जाएंगे? उस एरिया के स्पेशल कोर्ट में ही जाएंगे, है ना, जो
हाई कोर्ट कंसर्न एरिया होगा, यानी कि जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वहां पर। अब देखो बात समझ में आ गई? तो देखो मैं पहले एसआर के से तुम्हें समझा देता हूं। प्रोसीजर क्या है, जितने भी ऑफेंस स्पेशल कोर्ट में जाने हैं वो वाले स्पेशल कोर्ट में जाएंगे जहां पे आपके एलएलपी का एचओ है, जहां पर एलएलपी का हेड ऑफिस है। जैसे हमारे एलएलपी का हेड ऑफिस नोएडा में है, तो नोएडा का जो स्पेशल कोर्ट होगा वहां पर आपको जाकर केस सुलझाना है। अगली बात, स्पेशल कोर्ट में वो ही जाएंगे जिनकी सजा मैक्सिमम 3 साल है, यानी अप टू 3 साल है, और जिनकी सजा अप टू मैक्सिमम 3 साल है, ऐसे मुद्दे, ऐसे अपराध जब स्पेशल कोर्ट में जाएंगे तो स्पेशल कोर्ट का जो भी जज होगा वो सिर्फ 1 साल की सजा ही सुना पाएगा। यानी 3 साल के आपराधिक घटनाएं स्पेशल कोर्ट में जाएंगी तो उनकी सजा मात्र 1 साल ही होगी। 3 साल वालों की सजा 1 साल सुनाई जाएगी, लेकिन 3 साल वालों की सजा जब 1 साल सुनाई जाएगी तो 1 साल वालों को पता लगेगा कि उनका अपराध ऐसा है जिनकी सजा बहुत ज्यादा 3 साल से ऊपर है और अपराध बहुत गंभीर है, तो स्पेशल ट्रायल को स्पेशल कोर्ट के द्वारा नॉर्मल समरी ट्रायल में बदल दिया जाएगा, है ना। स्पेशल ट्रायल को स्पेशल ट्रायल को गलती से बोलते समझा, स्पेशल ट्रायल को रेगुलर में बदल दिया जाएगा। किसमें बदल दिया जाएगा? रेगुलर में बदल दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है कि 1 साल तक की सजा जल्दी से सुना दी जाए और कुछ किस्सा खत्म किया जाए, इसको जज साहब ने नाम दिया, है ना, स्पीडी ट्रायल, यानी कि इसको जज साहब ने नाम दिया समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का नाम दिया। लेकिन समरी ट्रायल में, फास्ट ट्रैक ट्रायल में, समरी ट्रायल में अगर पता लगा कि अपराध बहुत गंभीर है तो उसे रेगुलर ट्रायल में बदल दिया जाएगा। और स्पेशल कोर्ट में सजा चल रही थी किडनैपिंग की, फॉर एग्जाम्पल पता लगा किडनैपिंग की सजा के दौरान पता लगा अरे ससुर इसने तो किडनैपिंग की जगह मर्डर भी कर रखा है, तो तुम ये नहीं बोलोगे मर्डर का केस अलग चलेगा ना। उसी ट्रायल में अदर ऑफेंस का अपराध पकड़ा गया तो अदर ऑफेंस भी उसी ट्रायल में चलाया जाएगा, सजा तुम्हारी उसी ट्रायल में लपेटी जाएगी। यानी इन शॉर्ट एलएलबी में तुमने एनुअल रिटर्न नहीं भरी तो तुम्हारे ऊपर एनुअल रिटर्न ना भरने का ट्रायल चल रहा है, स्पीडी ट्रायल। पता लगा एनुअल रिटर्न भी नहीं भरी, साथ में तुमने सॉल्वेंसी स्टेटमेंट भी ना भरी। अरे सॉल्वेंसी स्टेटमेंट नहीं भरी तो उसी ट्रायल में सॉल्वेंसी का भी खेल लपेटा जाएगा। तो ये था सर आपका प्रोसेस। ये लिखी बात सर, ये लिखी बात, क्या लिखा है? स्पेशल ट्रायल में समरी ट्रायल, इसकी हेडिंग डालेंगे अपने नोट्स में ही, समरी ट्रायल। स्पेशल ट्रायल में स्पेशल कोर्ट में समरी ट्रायल होगा उन्हीं अपराध का जिनकी सजा 3 साल तक है, और उसमें सजा सिर्फ आपको 1 साल तक की मिल सकती है, ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। समरी ट्रायल करते हुए अगर पता लगा कि आपकी सजा, आपका अपराध गंभीर है और उसकी सजा 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तो कोर्ट तुम्हारे ट्रायल को समरी ट्रायल से हटाकर रेगुलर ट्रायल में बदल देगा। समरी से कहां बदल देगा? समरी से रेगुलर ट्रायल में चेंज कर देगा, अगर पता लगा आपकी सजा 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। समझ आ गया सर? अगला सेक्शन कहता है 68A, बिल्कुल सिंपल कहता है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, माई लाइफ माई रूल्स, मेरी लाइफ मेरी मर्जी। सेंट्रल गवर्नमेंट जितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाना चाहे एक शहर के अंदर उतने रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना सकता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही दिल्ली में भैया बहुत ही लोचा है, दिल्ली में बहुत कंपनी खुली है, तो दिल्ली में हमारे पास 5 रजिस्ट्रेशन ऑफिस होंगे, 10 रजिस्ट्रेशन ऑफिस होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको अपॉइंट किए, एडिशनल रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, ये सब करेगी।
उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी और कॉमन सील भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने अकॉर्डिंगली बनाएगी। और आखिरी सेक्शन आता है सर, जो मैंने कहा था, यहां से पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने टाइम पर फाइल नहीं किया, नॉट फाइल्ड इन टाइम, तो आप टाइम के बाद भी उसको क्या कर सकते हो सर, फाइल कर सकते हो। पैसा बाबू, पैसे खेला, पैसा पैसा करते हैं, पैसे पे क्यों मरते हैं, पैसे पे क्यों मरते हैं भैया, पैसे में लोग मर रहे हैं तो जज भी मर रहा है पैसे पर। पैसा एक्स्ट्रा लेके आना, कितना लेके आना, ये प्रिस्क्राइब किया जाएगा आपको रजिस्ट्रार के द्वारा। एडिशनल फीस कैसे प्रिस्क्राइब की जाएगी सर, अलग अलग एलएलपी की अलग अलग हो सकती है, टूटा की अलग होगी, बड़ी एलपी की अलग होगी, अलग अलग डॉक्यूमेंट की अलग अलग एडिशनल फीस हो सकती है, एनुअल रिटर्न की अलग हो सकती है, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट की अलग हो सकती है ना। जब आप रिटर्न देते हो तो रिटर्न के रूल्स के हिसाब से आपकी एडिशनल फीस अलग की जा सकती है। तो भैया अगर भाई आज और अगले कुछ दिन तक दूसरा दोस्त सो रहा हो चाहे दुनिया में, और आप उससे ज्यादा नींद को हावी कर कर अपने ऊपर ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो याद रखना दूसरों से ज्यादा सोता देख अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हैं तो भी, तो आपका जीवन भी उनसे बहुत ज्यादा और आपकी सफलता भी उनसे बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत, क्योंकि कुछ समय के बाद तुमने अपने आप से वो वादा कर रखा है जिसका आपने सपना देखा है। तो मेहनत करते जाइए दोस्तों, मेहनत करते जाइए। तो आप ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपकी सफलता भी दूसरों से ज्यादा होगी, और कुछ समय के बाद आप ऐसा जीवन जिएंगे जो आप सपने में देखते कि मुझे ऐसा जीवन जीना है। तो कोई थाली में परोस के वो सपने आपको हकीकत में नहीं बदलेगा, आपको मेहनत करके उन सपनों को हकीकत में बदलना पड़ेगा। तो मेरा बात समझ में आई होगी सर, बात बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी। ये बात सोच के एग्जाम देना, एक नंबर के लिए मेरे पास 1.5 मिनट है, तो 100 नंबर का अगर मैं पेपर करूंगा तो वो 150 मिनट में क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि 150 मिनट से और 10 मिनट एक्स्ट्रा लो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर तुम्हारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स इंटू 1.5 यानी 6 मिनट में आपका वो क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। तभी आप 100 नंबर का पेपर 150 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप स्टॉप वॉच लगाकर, इसकी प्रैक्टिस करें आप स्टॉप वॉच लगाकर। जब अगर आप इसकी प्रैक्टिस स्टॉप वॉच लगा कर रहे हैं और अचीव कर पा रहे हैं तो समझना ये मोटिवेशन, ये मेहनत की बात मेरे ऊपर लागू है और मैं इसे पूरी तरीके से समर्थ हूं करने के लिए। तो आप दूसरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप दूसरे से ज्यादा पढ़ रहे हैं, आप स्टॉप वॉच लगाकर दूसरे से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्द वो जीवन जीने वाले हैं जो लोग आप और आपके चाहने वाले चाहते हैं कि आप जिए। और बहुत सारे दुनिया में लोग सपना देखते हैं कि मैं ऐसा जीवन जीऊं, तो बहुत जल्द आप ऐसा जीवन जीने वाले हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आएगी, जान लगा देंगे और 150 मिनट में पूरा पेपर खत्म करके रिवाइज भी कर लेंगे। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आपको बताइए करना क्या है। जब तक आखिरी सांस है, आखिरी एग्जाम है, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, दिलो जान लगा के पढ़ते रहो।